तो आप देख रहे हैं त्रिशूर केरलम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर। और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर हम देख रहे हैं त्रिशूर से। लोगों का भारी उत्साह है और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग भी जुटे हैं। कैसा माहौल है? कर रहे थे त्रिशूर के लोग, और आप देखें कि इस भीषण गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दोपहर के समय खासतौर से इस समय तापमान काफी ज्यादा रहता है, लेकिन कई घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देखें प्रधानमंत्री के साथ सुरेश गोपी मौजूद हैं, जो त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद हैं जी। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि पद्मजा जो यहाँ से उम्मीदवार है, पद्मजा वेणुगोपाल, जो केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, के करुणाकरन, उनकी पुत्री हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ इस समय रोड शो में शामिल हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनके अंदर एक उत्साह का संचार करती है। और वो दृश्य आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है और किस तरीके से हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर बेसब्री से तमाम बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पे केरल में और एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कई बातों का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि यहाँ हमेशा से यूडीएफ और एनडीएफ की सरकार रहती है और ये दोनों ही करप्शन के खेल में लंबे समय से बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से केरल की जनता विश्वास व्यक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी, तो जो भी इस करप्शन के खेल में खिलाड़ी रहा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देखें कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए त्रिशूर के लोग इन दृश्यों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरलम की एक सभा में ये भी कहा था केरलम की जनता से कि आपको इनके एलडीएफ और यूडीएफ के बहकावे में नहीं आना है, उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया वहां की जनता को। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि त्रिशूर जो सीट है वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है, तो उस समीकरण को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सीट है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरलम के अंदर अपने प्रदर्शन को सुधारती रही है। आप देखें कि 2016 के जो विधान पार्टी का जो मत प्रतिशत था वो 12% से थोड़ा सा ज्यादा था। 2021 के विधानसभा चुनाव होते हैं, जो प्रतिशत है वो बढ़कर करीब के आसपास पहुंच जाता है। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में भी मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्साह भी पैदा करता है। अभी कुछ समय पहले आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में जो निकाय के चुनाव हुए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया और 101 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ये अपने आप में पार्टी के जो ग्रोथ है खासतौर से केरल के अंदर उसको दर्शाता है। और आप देखें कि अगर हम त्रिशूर की, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि सुरेश गोपी जो यहाँ सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस सीट को जीता है। अब पद्मजा वेणुगोपाल जो चुनावी मैदान में उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इससे पहले उन्होंने 3 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उतनी सफलता नहीं मिली। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर घात का जो सामना है वो उनको करना पड़ा, यही वजह से उनको हार मिली और वो पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी ने उनको त्रिशूर से बताया। बिल्कुल ठीक है नीरज, हम हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जन समर्थन को यदि हम देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा और विश्वास व्यक्त करते हुए नजर आ रही है केरलम की जनता। हेलो, हाँ, जैसा अभी आप सुन रहे थे, नीरज बता रहे थे त्रिशूर के बारे में, मैं थोड़ा सा प्रखर आप इसको थोड़ा बैकग्राउंड जोड़ देता हूँ कि एक तो त्रिशूर के बारे में जानिए कि त्रिशूर
केरलम का कल्चरल कैपिटल है जी और कल्चरल कैपिटल होने के साथ साथ आप ये देखिए कि एक जमाने में ये कांग्रेस का एक मजबूत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था जी और उस कल्चरल कैपिटल में जैसे जो बैक टू बेसिक आप कहते हैं, तो ये बैक टू बेसिक देखिए कि लोगों में एक बीजेपी, ये बदला हुआ भारत जो विकास के साथ आप विरासत को जोड़ते हैं, तो ये कैसे एक विरासत को केरल में, ये मंदिरों का शहर भी है जी आप इस शहर में देखेंगे कि त्रिशूर जो है वहाँ सबसे ज्यादा मंदिर भी है और इस पूरे मंदिर के इलाके में जिस तरह का एक इंक्रोचमेंट होता था, बीजेपी ने इसका प्रखर विरोध किया है। बीजेपी के साथ साथ जो आरएसएस का की जो यहाँ पे एक स्ट्रांग होल्ड है, वो कम से कम आप जब भी प्राइम मिनिस्टर पलक्कड़ से आए हैं, पलक्कड़ में ये आप बीजेपी की पहला वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी अपनी सरकार बनी थी। आप एक बीजेपी के साथ में ये बात जब त्रिवेंद्रम में अभी बीजेपी की वहां पे सत्ता मिली है और त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के मेयर हुए हैं जी तो एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद में पहली बार बीजेपी को सिर्फ अहमदाबाद मेयर का ही चुनाव जीतने का मौका मिला था जी और अहमदाबाद मेयर के बाद बीजेपी वहां सत्ता में आई, स्टेट की सत्ता में आई और उसके बाद उसका एक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह जो जहाँ पे होता है, जो ग्राउंड कनेक्ट होता है, उस ग्राउंड कनेक्ट का ही असर है कि आज करुणाकरण की जो केरलम की सबसे ताकतवर और सबसे बड़े स्टालवर्ट आप कह सकते हैं कि वहां के कांग्रेस के नेता थे, उनकी बेटी भी आज अगर वहां बीजेपी के टिकट से वहां चुनाव लड़ रही है जी तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा शिफ्ट हुआ है, एक मेजर शिफ्ट हुआ है इन सारे इलाकों में और इन सारी जगहों में। और इन सारी जगहों पे जो आप ये नजारा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में, लोगों की वो भीड़ देखते हैं और दोनों जगह जो लोग देख रहे हैं जिस तरह से चीयर्स कर रहे हैं, ये जो पीएम का एक रीच आउट है लोगों के साथ सीधे संवाद बनाने का, ये आप देश के किसी भी जगह में चले जाइए, अगर पीएम वहां जाते हैं तो सीधे लोगों से संवाद करते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं। यही जो पीएम का चुनाव में लोगों के साथ जुड़ना जो है वो पीएम को जननायक बनाता है जी लोगों से सीधे संवाद करना और लोगों के सामने में अपने को दिखना, ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्फिडेंस है, यही जब प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं तो पूरे देश में इसकी एक अपील का एक इफेक्टिव उसका असर होता है। तो आज जब आप त्रिशूर में देख रहे हैं और लोगों को जिस तरह से आप चीयर्स करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि देश में ऐसा शायद ही कोई लीडर होगा जो केंद्रीय नेतृत्व में होगा, वो किसी स्टेट में किसी ऐसे छोटे जगह पे चले जाए और हर लोग ये देखना चाहता है, वो सीधे मोदी से फेस टू फेस होना चाहता है जी ये गौरव सिर्फ आज की तारीख में पीएम मोदी को है। तो ये जो पलक्कड़ का है, पलक्कड़ आप देखिए कि बीजेपी का पुराना स्ट्रांग होल्ड है। त्रिशूर में सुरेश गोपी के एमपी बनने के बाद ये एक संभावना बनी थी कि ये जो कोयम्बटूर से तमिलनाडु के सटे हुए जो केरल के वो इलाका है, उस इलाके में बैक टू बेसिक के लिए लोगों में जो एक छटपटाहट थी कि भाई उसकी अपनी ओरिजिनलिटी, उसकी पहचान जो इस कांग्रेस के लेफ्ट और यूडीएफ के पॉलिटिक्स में खत्म सी कर दी गई थी, वो चीजें लोगों के मन में कहीं से है। आज केरला एक तरह से उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में आ चुका है। आप देखिए केरल के थिएटर, केरल के आर्ट, वो सारे प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में आप देखेंगे कि लोग किस तरह से उस रोड शो के स्वागत में अपने को उस मुखौटे के साथ में केरल के आर्ट, केरल के कल्चर को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो ये जो एक स्पेसिफिक चीज आप देखते हैं, ये अंदर में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण का ये दौर है। और इस दौर में जो बैक टू बेसिक आप जब कहते हैं तो विकास के साथ विरासत, तो केरल में जो ये डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10-12 साल में, उन सारे जगहों का वो डेवलपमेंट के साथ साथ उसको एक विरासत को संभालने का और विरासत पे गर्व करने का जो एक मौका त्रिशूर में या वहां पलक्कड़ में या जो लोगों को मिला है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी का एक सबसे बड़ा यूएसपी है इन इलाकों में केरल में, जहाँ की एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ 5 साल एलडीएफ 5 साल यूडीएफ, ये जो ट्रांसफर को ये होता रहता था, इस बार एनडीए ने अपना एक मजबूत विकल्प दिया। बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री ने भी हमने देखा कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि जिक्र यहाँ पर विनोद कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल अब ये भी उठता है कि विकास बनाम धर्म और पहचान की राजनीति, क्योंकि हमने देखा भाजपा यहाँ इंफो पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचे के विकास को मुद्दा बना रही है, तो वहीं विपक्ष उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। क्या त्रिशूर का मतदाता विकास के मोदी मॉडल पर मोहर लगाएगा?
देखिए, अगर आप पैटर्न देखें खास तौर से केरलम के चुनावों का पिछले 40 साल से, जी। तो यहाँ पर जो भावनात्मक मुद्दे हैं उतनी ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभाते। यहाँ पर जो सरकार काम करती है जमीनी स्तर पर, जी। उसका एक अलग महत्व होता है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के मॉडल को पेश कर रही है उसके पीछे एक वजह भी है। पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केरलम के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देखें, मार्च में ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे, 10,000 करोड़ से ज्यादा के कई सारे प्रोजेक्टों की प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास भी किया था। आप देखें 2014 से 2024 के बीच में जब अब कंपैरिजन करते हैं पिछले 10 सालों में, तो 3 लाख से ज्यादा जो पैसा है, वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने केरल के विकास के लिए दिया है। और जबकि उससे पहले 10 साल को आप अगर कंपैरिजन करें तो मात्र 72,000, यानी कि 4 गुना ज्यादा। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी केरलम के विकास के लिए, केरलम के लोगों की सुविधाओं के लिए किस तरह से खर्च कर रही है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, जब आप केरलम में आप चलते हैं सड़कों पर, तो सड़क केरलम में आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े हाईवे नहीं मिलेंगे जी। बड़े बड़े पूरी के लिए आएंगे तो करीब करीब 8 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आप देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार NH-66 का विस्तार कर रही है, उसे उसका जो चौड़ा है उसको चौड़ा किया जा रहा है। तो कई तरह के कई लाखों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हैं वो केरलम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर उनको दिए हैं। और यही कारण है, उसी विकास मॉडल को लेकर वो जनता के बीच में है और बार बार ये कह रहे हैं कि केरलम की जनता है उसके पास या तो LDF रहता है या UDF रहता है, लेकिन इस बार अगर वो बदलते हैं तो उनको एक नया केरलम मिलेगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं की जो तमाम इच्छाएं जो हमेशा से दबी रह जाती थी, क्योंकि या तो LDF की सरकार आती थी या UDF की सरकार आती थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तो एक बेहतर ऑप्शन मुझको लगता है एक नए मॉडल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ केरलम के चुनावी मैदान में है। ठीक है, हमारे साथ विनोद मिश्र भी जुड़े हुए हैं। विनोद, एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या भाजपा अपने बढ़ते वोट शेयर को जीत में बदल पाएगी? क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव में सुरेश गोपी जो थे, उन्होंने यहां से 31.3% वोट हासिल किए थे, जो 2016 में 19.46% के मुकाबले एक बड़ी छलांग थी। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन ये अंतर बहुत कम था। तो क्या इस बार भाजपा इस बढ़ते ग्राफ को क्या जीत में बदल पाएगी? प्रखर, आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले एक राज्यसभा के अभी जो पिछले सत्र में मास्टर सदानंद को आपने देखा होगा कि अपने पैर कटे हुए जो उनका कृत्रिम अंग था उसको उन्होंने टेबल पे रखा था उपराष्ट्रपति के परमिशन से। ये केरल की उसको ये दर्शाता है कि केरल किस दौर में किस राजनीति का एक शिकार हुआ था जो कुछ PFI के लोगों ने उनका काट लिया था, हाथ पैर काट लिया था, और किस तरह से मास्टर सदानंद ने वो स्ट्रगल किया था। तो ये इसी त्रिशूर के पलक्कड़ से कुछ ही दूर पे कुन्नूर का वो इलाका है। तो लोगों ने इस चीज को, इस सियासत को, कांग्रेस और UDF और LDF के सियासत को ये देख रहे हैं, जहां मास्टर सदानंद जैसे और ऐसे कई लोगों ने इस चीज को झेला है, जो अपनी पहचान और केरल की आइडेंटिटी, अपने विकास और अपनी विरासत को लेके जो अपना संघर्ष किया है। मास्टर सदानंद के उस छवि को जो उन्होंने पार्लियामेंट में सतपारा सभा में दिखाया था, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक कहने के लिए जब बात सामने में आती है तो एक प्रखर रूप से उस चीज का कहीं ना कहीं से वो एक्सप्रेशन होता है। आज लोगों ने, जब आप लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा कि लोग जिस तरह से जो जेनजी के बच्चे लोग थे, उन लोगों को कैसे बीजेपी का कैंडिडेट बना, और वो लोग काफी तादाद में, पहली बार केरल के इतिहास में बड़ी तादाद में वहां लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। और वो ऐसे भी जो साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लड़के लड़कियां सब चुनाव में लड़े हैं और वो जीत हासिल की है। ये दिखाता है कि ये केरल बदल चुका है। LDF और UDF की राजनीति जो दोनों को सेकुलरिज्म को, सोकॉल्ड सेकुलरिज्म का चस्पा लगाता है, आज LDF कहता है कि UDF करप्ट हो गया है, वो बीजेपी के साथ ले लिया है। UDF कांग्रेस कहती है कि LDF और बीजेपी में अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
वो इसलिए है कि दोनों मिलके ये साबित करना चाह रहे हैं कि केरल में बीजेपी यहाँ आके एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। ये आप जो आज त्रिशूर की वो भीड़ देख रहे हैं, जी। रोड शो जो देख रहे हैं, इतने लोगों की तादाद देख रहे हैं, लंबे दूरी तय करते हुए पीएम का ये काफिला चल रहा है और हर जगह एक जैसा ही भीड़ आपको सामने में नजर आती है। तो ये बताने के लिए काफी है कि केरल में जो डर आजकल एलडीएफ और यूडीएफ के दोनों को है, बीजेपी को लेके और एनडीए के एक तीसरे फ्रंट को आने को लेके, वो इसलिए है। आज शायद उनके रात की नींद खराब हो जाएगी उन नेताओं की, जी। जो अब तक ये बात दे रहे थे, लोगों में एक नैरेटिव दे रहे थे कि वो कह रहे थे कि एलडीएफ पे विजयन कहते हैं कि वो ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस है वो बीजेपी के साथ मिल के कैंडिडेट डिसाइड कर रहा है। राहुल गांधी के पार्टी के लोग कहते हैं कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, वो राहुल गांधी का क्रिटिसाइज करता है, कभी पीएम का क्रिटिसाइज नहीं करता है। जी। ये सारे लॉजिक, इसका जवाब ये भीड़ है। और ये क्राउड जो रैली में आप देख रहे हैं, वो इस बात को बताता है कि वो पुराने नैरेटिव जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आप इस केरल में इसी जगहों पे आप देखिए कि संघ के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है जी। सिर्फ इस बात के लिए कि उसमें भारत की पहचान, भारत की अस्मिता, भारत की शाश्वत संस्कृति की बात जब की है तो उसको ये सजा भी दी थी। आज उसकी ये आप जब देखते हैं ये समर्थन, तो देखिए कि उनका वो बलिदान इन त्रिशूर में, पलक्कड़ में और ऐसी जगह पे किस तरह काम किया है कि लोग एकदम अपना एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहे हैं कि पीएम के इस रोड शो में घंटों इंतजार करके एक झलक देखने के लिए, एक झलक अपना दिखाने के लिए लोग किस तरह से चीयर्स कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। ये एक दिन में नहीं होता प्रखर, इसके लिए पीढ़ियां खप जाती है जी। इसके लिए कोई एक दिन का ये काम नहीं होता है। जब एक पार्टी का इतना बड़ा मास बेस बनता है, ये पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के पसीने की, खून की, ये सारे उनकी कमाई होती है। जब बरसों बाद एक मजबूत संगठन बनता है, आज बीजेपी के पीएम मोदी के नेतृत्व में उसका वो कॉन्फिडेंस दिया है। वो कॉन्फिडेंस चाहे आप पूरी चली जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के उस मेघालय के किसी अंचल में चले जाइए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत की है और पीएम जहां जाते हैं उनके स्वागत में पलक छावनी बिछाते हुए लोगों की भीड़ और एक हुजूम खड़ा होता है। ये एक दिन में नहीं होता है प्रखर, इसमें लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोगों ने अपना पसीना बहाया है और ये दिखाता है कि त्रिशूर की लड़ाई इस बार तीनों पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस के एलडीएफ, यूडीएफ और लेफ्ट के एलडीएफ, ये तीनों का एक मजबूत संघर्ष देने वाला है। जो बात नीरज कह रहे थे कि ये बात अभी साथ में सामने में आया है कि एक प्रोग्रेसिव केरलम के नाम पे सिर्फ एक झूठ बोला गया था। आज अगर वहां देखिए तो सबसे ज्यादा गरीबी है, फिर सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण है। वहां जिस तरह से आज मुस्लिम लीग पूरे कांग्रेस के पॉलिटिक्स पे हावी है, इस बात की चर्चा केरल के पॉलिटिक्स में लोग दिल्ली में नहीं करते। यहाँ उसको सेक्युलरिज्म के नाम पे, वहाँ कुछ दूसरे नैरेटिव में आप छोड़ देते हैं, लेकिन लोग बताता है कि ये सारे नैरेटिव झूठ है और लोगों ने किस तरह से एक नए विकल्प को, एनडीए के विकल्प को सामने में इस बार जब लोकल बॉडी इलेक्शन में लाया था, वो डर आज किसी न किसी रूप में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को है प्रसर। बिल्कुल ठीक है। और तस्वीरों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि लोगों का जो उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो दिखा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका भरोसा। और अब हम ये कह सकते हैं कि जब जनता एक तरीके से अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है तो वही जनादेश का आधार भी बनता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी लगातार जुड़े हुए। नीरज, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी उठता है और तस्वीरों के माध्यम से भी जिस तरीके से भीड़ हम देख रहे हैं, इस भीड़ में महिलाओं की भीड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्साहित है, तो क्या समझा जाए
कि महिला मतदाताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, वो भी ऐसे समय में जब पद्मजा वेणुगोपाल की जो उम्मीदवारी है वो वहां पर महिलाओं के लिहाज से भी बहुत खास बनाती है उनको। प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को भी आप देखें कि हमेशा से महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं। चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले उसकी बात हो। और केरल की अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं तो केरल की ये आबादी शिक्षित आबादी है, आधी आबादी पढ़ी लिखी आधी आबादी है, और उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कार्य करते हैं, जिस तरीके से जनता के हमेशा से हित में खड़े रहते हैं, उसी की झलक आपको इन दृश्यों में दिखाई दे रही है कि एक बड़ी संख्या में आधी आबादी इस समय त्रिशूर की सड़कों पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। और इसके पीछे हमारे जो विनोद मिश्रा जी हैं वो सही कह रहे थे कि इसके पीछे एक बड़ी लगन, बड़ी मेहनत होती है। और आप इसका कारण देखिए कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी का जो 10.5% वोट था, 2021 की विधानसभा में वो 11% से ज्यादा हो गया, लोकसभा में 13 से ज्यादा हो गया, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 16% से ज्यादा हो गया, 17-18% के आसपास हो गया। तो ये बताता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के बीच में काम किया है। और आप देखिए त्रिशूर की अगर हम बात करें, 37% से ज्यादा जो मत है वो त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और सुरेश गोपी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। कुछ समय पहले दिसंबर 2025 में जो तिरुवनंतपुरम में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 35% के आसपास जो वोट है वो हासिल किया था। तो ये बताता है कि एक अलग तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति यहाँ पर कर रही है, उसके प्रति धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं था। और आप देखें कि छोटे मोटे दल जरूर खड़े होते थे, लेकिन सत्ता हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही ट्रांसफर होती रहती थी। जो यूडीएफ वादे करता था, एलडीएफ उन्हें पूरा करने की बात कहते सत्ता में आता था, एलडीएफ जो वादे करता था और यूडीएफ में पूरा करने की बात सत्ता में आता था। और आप देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयप्पा मंदिर में जो गोल्ड चोरी हुआ था, उसमें यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल हैं, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह की राजनीति है कि केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो एलडीएफ है वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, और एलडीएफ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है इस केरलम के अंदर। जबकि पूरे देश में इंडी गठबंधन में वाम दल जो केरलम में वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तमिलनाडु में साथ है। तो ये लोगों के जहन और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अंदर खाने एक मिली भगत है। और यही कारण है कि तीसरे विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ यहाँ पर पैठ बना रही है, और वो तेजी आपको इस रोड शो में दिखाई भी दे रही है कि लाखों की संख्या में इस भीषण गर्मी में केरल में तब लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े। तो ये एक बड़ी बात है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनमें एक अलग तरह का उत्साह पैदा करती है। पूरी पार्टी एकजुट तरीके से आप देखें कि चुनावी मैदान में एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ, जबकि आपने देखा होगा कि यूडीएफ जो ये बार बार कह रही है कि उनको सर्वे में जो स्थिति है उनकी स्ट्रांग बताई जाती है, लेकिन आप देखें कि यूडीएफ में कई तरह के मुख्यमंत्री पैदा हो गए। आप देखें 4 सांसद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में आ सके। आप देखें कि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समर्थक कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप देखें शशि थरूर, उनके समर्थक उनको प्रोजेक्ट करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। केशव वेणुगोपाल का एक अलग तरह का खेल चल रहा है, और उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि केशव वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अलग अलग 3 गुट केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी में आपको दिखाई देते हैं, और वही स्थिति आप देखें कि लेफ्ट में भी दिखाई देती है। लेफ्ट के कई सारे नेता जो पार्टी से नाराज थे वो पार्टी छोड़कर यूडीएफ में आए या फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन की। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बेहतर विकल्प है
कि केरलम की जो तमाम समस्याएं जो जो दशकों से सॉल्व नहीं हो पाई हैं, यूडीएफ एलडीएफ के बिल्कुल, बीच उसका में घूमती रही उसको है, बिल्कुल। वो उनका ध्यान दे पाए। ठीक है, ठीक है। विनोद, एक सवाल बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पद्मजा वेणुगोपाल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं, और पद्मजा वेणुगोपाल की बात करें तो वो केरल की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत के रूप में वहां पर जानी जाती है, जो कि उनको अपने पिता के करुणाकरण से मिली है। क्या पद्मजा कांग्रेसियों का समर्थन भाजपा में परिवर्तित कर पाएगी, भाजपा के समर्थन में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत ये है कि जिस विचारधारा को लेके केरल की राजनीति अभी तक होती रही थी, और वो विचारधारा जो सेकुलरिज्म का था, वो सेकुलरिज्म को की विचारधारा किस तरह से पूरी तरह से आप ये देखिए कि अपीजमेंट में बदल गया, और उस अपीजमेंट को एक्सपोज किया है केरल में। पिछले दिनों जो आपने देखा था वक्फ आंदोलन के वक्फ बोर्ड के जो पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी जिस समय में, उसके अमेंडमेंट को लेके, अब आप सोचिए कि वहां कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, दोनों पार्टियां, कोई भी पार्टी इस चीज का विरोध नहीं कर पाई कि जब वहां पे एक मछुआरों के परिवार के 600 परिवारों की जमीनें पर वक्फ ने कब्जा कर लिया था, और उन परिवारों को वक्फ की अपनी जो पुश्तैनी जमीन थी उस पर वक्फ का नोटिस आ गया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके सबने हाथ खड़ा कर दिया कि वक्फ ने अगर उस जमीन पर अपना क्लेम किया है तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की इस मुहिम को वहां के चर्चों ने भी काफी समर्थन किया, क्योंकि वो सारे के सारे जो मछुआरे समुदाय के लोग थे वो क्रिश्चियन थे। अब एक चर्च को बीजेपी का एक मौका मिला कि चर्च ने सीधे उस समय में अपना पूरा मेमोरेंडम देके बीजेपी के सपोर्ट में अपने सारे चर्च ने एक तरह से समर्थन दिया था, और उस समर्थन के बाद केरल में कम से कम कांग्रेस और लेफ्ट दोनों में चैटिंग शुरू हुई थी कि शायद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का झुकाव अगर इसमें बीजेपी की तरफ होगा तो ये आने वाले पॉलिटिक्स के जो रुझान होंगे वो कुछ और तरह के होंगे, और वो अलग तरीके से दिखेगा। जो आप आज अब देख रहे हैं स्थिति, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी ये सीपीआई के लोग जो है वो सीपीएम के लोग भी कई बार इस बार बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बात तो मान लीजिए कि विचारधारा कहीं कुछ भी नहीं है। वो विचारधारा सिर्फ किताबों की बात है। यहाँ बात है कि आपने स्टैंड क्या लिया है। अगर उस गरीब मछुआरों के 600 मछुआरों को लेके अगर पार्लियामेंट कंसीडर करता है, पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाता है, आज देश में वक्फ कानून को लेके आप देखिए कि जिस तरह से एजेंडा बनाया गया सेकुलरिज्म के नाम पे, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट तक में एक्सपोज हुआ। ये केरल के लोगों ने देखा कि ये नकली सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग जिस तरह से एक गरीब लोगों के हक की बात को भी एक अपीजमेंट में, एक सेकुलरिज्म के नाम पे उस पर बोलने से कतराते हैं, उस पर एक्शन लेने से कतराते हैं। बीजेपी ने स्टैंड लिया तो आज 600 उन मछुआरों परिवारों की जो पुश्तैनी जमीन छीन गई थी, उस जमीन पे आज उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, उनको हक मिला है। यही चीज कर्नाटक में देखिए, यही चीज तमिलनाडु में उन इलाकों में हुआ कि जहां जहां वक्फ ने क्लेम किया वो सरकारें वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाथ खड़ी कर देती थी कि उसके जुरिडिक्शन में ये नहीं है। लेकिन आज जब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट पास हुआ, पार्लियामेंट का कानून बना, तो अब ये देखिए कि हालत किस तरह से बदल गए हैं। हर किसानों के अपने पुश्तैनी जमीन का हक पे दावा करने का अधिकार है। कोई वक्त कोई पर्ची लेके खड़ा होने का वो हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें, ये बदलाव जो है, ये लोगों में एक न्याय, जस्टिस का है। ये जस्टिस दिखाता है कि सारी विचारधाराएं आपकी किताबों तक है। लोगों को जस्टिस जिससे मिलता है वो आप देखिए कि चर्च, अगर आज केरल के चर्च बीजेपी के समर्थन में आगे आए हैं तो ये सारे पुराने किनारे ढहे हैं। वो अगर के करुणाकरण की बेटी अगर आज पीएम के साथ में उस रोड शो में खड़ी हुई है तो आप कह सकते हैं कि केरल का ये बदलाव एक नया केरलम का एक पूरी तरह से एक मुखरित और एक बड़ा चेहरा जो है आपको दिखा रहा है। ये केरलम की एक नई तस्वीर है जो आने वाले इलेक्शन में आपको शायद एक बेहतर छवि के रूप में दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। नीरज भी हमारे साथ बने हुए। नीरज, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो ईसाई समुदाय का वोट है वो त्रिशूर विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा का ईसाई समुदाय के साथ बढ़ता संवाद
विशेषकर चर्च के नेतृत्व के साथ जो बातचीत की कोशिश है, क्या विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखेगा? देखिए, बिल्कुल दिखेगा। और विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जो मछुआरा समुदाय है वो यहाँ पर ज्यादातर ईसाई समुदाय है जी। और उनका ये कहना था कि हमको दशकों से ठगा जाता था, हमारी तमाम तरह की समस्याएं थी, लेकिन उनका समाधान करने की राज्य सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जब आए और मछुआरों को लेकर और आप देखें कि सुरेश गोपी निकाली थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं और 37% से ज्यादा का जो वोटिंग परसेंट अगर सुरेश गोपी को मिला है तो ये बताता है कि ईसाई समुदाय धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप देखें कि हमारे विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पद्मजा जो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी में आना कितना मुफीद है, क्योंकि एक तो केरल के दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी बेटी है, उनका एक अपना पर्सनल जो वोट बैंक है, एक पर्सनल टच है। इसके साथ साथ ही 2021 के इलेक्शन में मात्र 946 वोटों से हारी थी वो, तो एक उनका भी जो अपना जनाधार बिल्कुल अपना जनाधार है। और अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे ईसाई समुदाय की बात करें या हिंदू समुदाय के दूसरे लोगों की बात करें या अलग अलग समुदाय की बात करें, तो उनका अगर वोटिंग परसेंटेज उनमें से कुछ परसेंट भी उनको मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि बम्पर तरीके से, जिस तरीके से सुरेश गोपी ने लोकसभा का चुनाव जीता था, उसी तरीके से पद्मजा वेणुगोपाल यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। और जिस तरह की भीड़ आप देखें, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम नेता पॉलिटिकल पार्टियों को करते हैं, तमाम नेता हमने देखा है कि रोड शो करते हैं, हमने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा है, हमने और क्षेत्रीय नेताओं को भी रोड शो करते हुए, चाहे सपा, आरजेडी और दूसरे लोगों को भी देखा है। ये जो केरलम के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं। इन लोगों को आप चंद पैसा देके सड़कों पर नहीं ला सकते हो। ये आप देख रहे हैं कि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो बताती है कि अपने नेता के लिए वो कितना कमिटेड है, अपने वोट के लिए वो कितना कमिटेड है, और वो ये जानते हैं कि वो किस सरकार को चुनेंगे तो वो सरकार उनके लिए किस तरह से काम करेगी। तो निश्चित तौर पर आप देखें, युवाओं को देख लें इन दृश्यों में, आप महिलाओं को इन दृश्यों में देख लें, उन बुजुर्ग लोगों को देख लें जो दशकों से वोट देते आए, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारों में उलझ कर रह गए। अब धीरे धीरे वोटिंग परसेंट का बढ़ना, धीरे धीरे केरलम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो मतों का प्रतिशत बढ़ना या सीटों का जो संख्या है वो धीरे धीरे उसमें इजाफा होना, ये बताता है कि एक विकल्प के तौर पर केरलम के लोग भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता आप देखें कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ आप देखें कि प्रधानमंत्री ने भी जो केरल का परंपरागत वाद्य यंत्र है उसको ढोल बजाकर एक तरीके से अपने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। तो केरल की संस्कृति से उनका किस तरह से जुड़ाव रहा है। केरल के कई मंदिरों में प्रधानमंत्री आए हैं, सांस्कृतिक शहर की बात विनोद मिश्रा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर पहुंचे, गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा करी है। तो संस्कृति को लेकर और सभ्यता को लेकर और उसको किस तरीके से पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता में किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है, उसकी एक नीति और उसकी एक सोच प्रधानमंत्री ने पेश की है। और यही कारण है कि ये सोच और जो उनकी जो नीतियां, उनके समर्थन में ये तमाम लाखों की संख्या में लोग आपको सड़कों पर दिखाई